नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, उनका सिद्धांत है कि हर क्रिया की समान और विपरीत मात्रा में प्रतिक्रिया होती है। ये विज्ञान के संदर्भ में बात जितनी सही है, सामाजिक संदर्भ में भी ये उतनी ही लागू होती है। इस समय देश में जो क्रिया चल रही है, उस क्रिया का एकमात्र उद्देश्य है हिंदू समाज को बांटना। और बांटे कैसे? बांटने के लिए आसान तरीका है जातियों में बांटना। तो जातियों में कैसे बांटे? तो जातीय अस्मिता को जगाना कि अपनी जाति के बारे में सोचो, अपनी जाति के हित के बारे में सोचो। मतलब अपनी सोच का दायरा सीमित करो, समाज के लिए मत सोचो। अपने से जो कमज़ोर हैं उनके बारे में मत सोचो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। और ये काम जो है मंडल के बाद जो यादव समाज के नेता हैं, मैं समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, यादव समाज मैं हमेशा से मानता हूँ कि हिंदुत्व की दृष्टि से यादव समाज जो है सबसे ज़्यादा सनातनी है। उसकी सनातन पर आस्था पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। लेकिन ये बात उसके समाज के नेताओं को अच्छी नहीं लगती। उनको लगता है कि अगर ऐसा होगा, अगर यादव समाज ज़्यादा सनातन की ओर जाएगा तो फिर हमारा कैप्टिव वोट बैंक नहीं रह जाएगा। तो आजकल जो क्रिया चल रही है कि समाज को जातियों में बांटो और हिंदुत्व को उभरने मत दो, सनातन को उभरने मत दो। सनातन के उभरने का मतलब है जातीय अस्मिता का कमज़ोर होना। जातीय अस्मिता का कमज़ोर होने का मतलब है हमारी राजनीति का कमज़ोर होना। तो इसलिए आप देख लीजिए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर तरफ ही हवा चल रही है। ये कोई डीएमके के जो मुख्यमंत्री हैं, एमके स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया था और उनके पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेताओं ने जो बयान दिया सनातन धर्म के बारे में, ये बीमारी है, रोग है, इसको समूल नष्ट कर देना चाहिए, ये सब ये ऐसे ही दिया हुआ बयान नहीं है कि गलती से मुंह से निकल गया और उनका इरादा नहीं था ऐसा बोलना। उनका बिल्कुल पक्का इरादा नहीं, उनकी रणनीति थी ये बोलना। और ये काम दक्षिण के कई राज्यों में हो रहा है। तमिलनाडु में हो रहा है। जगन मोहन रेड्डी जब तक थे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, वहाँ चल रहा था सनातन के विरोध में। उनकी माँ तो बाकायदा वीडियो इंटरव्यू में बोल चुकी है कि हम लोग तो क्रिश्चियन हैं, केवल वोट पाने के लिए मंदिरों में जाते हैं जिससे हिंदुओं को लगे कि हम हिंदू हैं। ये किसी का आरोप नहीं है, ये उनकी स्वीकारोक्ति है। ये स्थिति बदली आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के मुख्यमंत्री बनने, उसके अलावा पवन कल्याण के उप मुख्यमंत्री बनने। आंध्र प्रदेश में हिंदुत्व के चेहरे के रूप में दो व्यक्तित्व उभर रहे थे। एक हैं भाजपा के विधायक टी राजा सिंह, जिनको पार्टी ने निकाल दिया, और दूसरे हैं पवन कल्याण, जो हिंदू आइकन के रूप में उभर रहे हैं आंध्र प्रदेश की राजनीति में। उनकी अपनी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, लेकिन एनडीए के साथी है। और आंध्र प्रदेश में हिंदुत्व की बात, सनातन की बात वो भाजपा के नेताओं से ज़्यादा करते हैं। कर्नाटक में बड़ी तेजी से जो है पूरे राज्य को सनातन विरोधी बनाने की कोशिश हो रही है। और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जो है इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनको लगता है कि इससे उनका पार्टी आला कमान खुश होगा। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इसमें लगे ही हुए हैं, पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह का काम हो रहा हो। जब क्रिया होती है कोई ऐसी, मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हुई जब शाह बानो के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को राजीव गांधी की सरकार ने पलट दिया संसद में, उसकी प्रतिक्रिया हुई। उसी प्रतिक्रिया के नतीजे ने एक बड़ी भूमिका निभाई अयोध्या आंदोलन में जन समर्थन हासिल करने में बीजेपी को और विश्व हिंदू परिषद को। लेकिन वो आंदोलन जो है उत्तर भारत के कुछ राज्यों तक सीमित रहा। वो पहुंचा तो देश के दूसरे हिस्सों में, लेकिन उसका राजनीतिक प्रभाव नहीं हुआ। अब परिस्थितियां बदल रही हैं। अब जितनी तेजी से हिंदू समाज को विभाजित करने की कोशिश हो रही है, तो मैंने कहा न्यूटन की बात याद कीजिए, हर क्रिया की समान मात्रा में विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जितनी तेजी से तोड़ने की कोशिश हो रही है, उतनी तेजी से जोड़ने की भी कोशिश हो रही है। मंडल के बाद जो राजनीति बनी, उसमें दो राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार में
ओबीसी का नेतृत्व यादव समाज के नेताओं के हाथ में गया। उनके पास एक स्वर्णिम अवसर था पूरे पिछड़ा वर्ग को जोड़ने का। तो उन्होंने इस मंडल कमीशन की सिफारिशों से जो राजनीतिक लाभ हुआ उसको सीमित कर दिया यादव समाज के कुछ लोगों के लाभ तक। पूरे बृहत्तर यादव समाज के लाभ से नहीं जोड़ा। अगर वो जोड़ा होता तो स्थिति दूसरी होती। उसका नतीजा ये हुआ कि और जो पिछड़ी जातियां थी, खासतौर से अति पिछड़ी जातियां, वो सब छिटकने लगी धीरे धीरे। लालू प्रसाद यादव के साथ ये हुआ, मुलायम सिंह यादव के साथ ये हुआ। एक समय दोनों जो है पूरे पिछड़ा वर्ग के नेता थे, अब दोनों यादवों के नेता हो रह गए हैं। अब मुलायम सिंह जी तो है नहीं, उनके पुत्र अखिलेश यादव हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो यादव समाज के अलावा और कोई नहीं जुड़ा तो मुसलमानों को जोड़ा। पहले से जोड़ रहे थे, अब उसकी मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन हर चीज़ का एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन का सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। और मैंने जो शुरू की बात कि हर क्रिया की समान मात्रा में विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वो अब उसकी शुरुआत होने लगी है। कोई भी सामाजिक परिवर्तन एक दिन में, एक साल में या एक चुनाव में नहीं होता है, लंबा समय लगता है। लेकिन अगर उसकी शुरुआत हो जाए और फिर उसको जो आगे बढ़ाने वाले लोग हों, तो फिर उस प्रक्रिया की, उस क्रिया की गति जो है वो तेज़ हो सकती है। तो जो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों में दिखाई दे रहा है, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो पहले लालू यादव, फिर तेजस्वी यादव, और उत्तर प्रदेश में पहले मुलायम सिंह यादव और अब अखिलेश यादव कर रहे हैं, उसकी प्रतिक्रिया इतनी धीमी हो रही है और वो यादव समाज में हो रही है। आप देखिए जिस तरह की खबरें आ रही हैं, दो खबरों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। इनमें से एक खबर ये, या एक घटना कहें, या एक जो प्रक्रिया है वो पहले भी होती रही है, चर्चा आज ज़्यादा हो रही है। एक घटना आपको मालूम है कि बिहार में हुई है। कमलेश कुमार यादव नाम के एक युवक की दरभंगा में हत्या कर दी गई। अब इसके बारे में दो तरह की खबरें आ रही हैं। हत्या का जो मुख्य आरोपी है वो भी यादव समाज का युवक ही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आपस का ज़मीन का विवाद था, उसमें हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले ही मुहर्रम का जो जुलूस निकला, उस समय जो विवाद हुआ था उसके कारण हत्या हुई। अब सच्चाई क्या है ये तो जांच हो रही है, उससे पता चलेगा। लेकिन यादव समाज में इस घटना को लेकर जो प्रतिक्रिया है, हालांकि वो बहुत मुखर नहीं है। बहुत से लोगों को इस बात पर एतराज़ है कि कमलेश कुमार यादव को यादव बताया जा रहा है। उनका कहना है कि कमलेश कुमार यादव को यादव मत कहिए, सनातनी कहिए। ये घटना बिहार में कम से कम तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के लिए खतरे की घंटी है। क्यों है ये भी बताता हूँ। दूसरी घटना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत रूप से एक काम होता रहा है। 1931 या 32 में जो अकाल पड़ा था, बारिश नहीं हो रही थी, उस समय यादव समाज के लोगों ने सामूहिक रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शंकर का जलाभिषेक किया था। उसके एक दो दिन बाद तेज़ बारिश हुई, खूब बारिश हुई। तब से ये परंपरा चली आ रही है कि सावन के पहले सोमवार को पहला अधिकार यादव समाज के लोगों का होता है सामूहिक रूप से जलाभिषेक का। इस बार भी हुआ, अभी परसों ही तो था सोमवार। 50,000 से ज़्यादा यादव समाज के लोगों ने जलाभिषेक किया काशी विश्वनाथ मंदिर में। अब ये परंपरा इतनी लंबी चली आ रही है, और जो भी बनारस गए हैं या बनारस में रहते हैं या सावन के समय काशी विश्वनाथ मंदिर में गए हैं, उन्होंने देखा होगा यादव समाज की भागीदारी कैसी होती है। तो मैंने जो शुरू में बात कही कि यादव समाज के लोग सनातन धर्म पर विश्वास करने वाले लोगों में सबसे अग्रणी लोगों में कहे जाएंगे। राजनीति ने लंबे समय से उनको एक खाने में बंद कर दिया है, एक खांचे में फिट कर दिया है, मुसलमान और यादव। तो मुसलमान और यादव की ये राजनीति जो है पिछले 30-35 साल से चल रही है। इससे पहले नहीं थी इस तरह की, लेकिन ये चल रही है और दो पार्टियों को और उसके नेताओं को इसका फ़ायदा हो रहा है, इसलिए वो उसको और बढ़ाना चाहते हैं, चलाते रहना चाहते हैं। और सत्ता में आ गए तो उसका फ़ायदा भी मिला,
इस समाज के एक बड़े वर्ग को फायदा मिला, उसके कारण भी ये और मजबूत हुआ गठबंधन। लेकिन अब एक अलग तरह की बेचैनी नजर आ रही है दोनों राज्यों में और यादव समाज में। मैं ये जो बात कह रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं कि यादव समाज के लोग बिहार में तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव को छोड़ देंगे या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को छोड़ देंगे। ये नहीं होने जा रहा है। अगर कभी हुआ भी तो ये उसमें बहुत लंबा समय है। फिर कह रहा हूँ कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो है बहुत धीमे चलती है, लेकिन अगर उसके अंकुर दिखने लगे तो समझिए कि परिवर्तन की दिशा तय हो गई है। तो यादव समाज में बेचैनी किस बात की है, कसमसाहट किस बात की है? इसलिए नहीं कि अखिलेश यादव उनके नेता हैं या तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव उनके नेता हैं। इसलिए नहीं कि उनकी पार्टी का जो कोर वोट बैंक है वो यादव मुस्लिम है। उनको धीरे धीरे लगने लगा है, खासतौर से बीजेपी का जिस तरह से उभार हुआ है, बीजेपी का जिस तरह से जियोग्राफिकल और उसके अलावा सामाजिक विस्तार हुआ है। गैर यादव पिछड़ा वर्ग के लोग इस समय सबसे बड़ी मात्रा में अगर किसी से जुड़े हैं उत्तर प्रदेश में तो वो है भारतीय जनता पार्टी। बिहार में इसी तरह से वो नीतीश कुमार और भाजपा के गठबंधन के साथ जुड़े हैं। लालू प्रसाद यादव के साथ अति पिछड़ा वर्ग के लोग नहीं। कोई भी समाज 100% किसी के साथ या किसी के खिलाफ नहीं होता। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में या फिर जो है बिहार में 100% अति पिछड़ा वर्ग के लोग जो है वो नीतीश कुमार और भाजपा के साथ है बिहार में, या उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ है। बड़ा हिस्सा मतलब मेजॉरिटी उनकी उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ है और बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन के साथ है। अब सवाल यह है कि यादवों में फिर सवाल दोहरा रहा हूं कि कसमसाहट क्यों हो रही है। यादव समाज के एक वर्ग को लगने लगा है कि वो धीरे धीरे मेन स्ट्रीम से बाहर होते जा रहे हैं, यानी समाज की मुख्य धारा से कटते जा रहे हैं। और समाज की मुख्य धारा भारत की संस्कृति है, भारत की सभ्यता है। भारत की सभ्यता और संस्कृति इस्लाम का झंडा उठाने से नहीं चलती है। इस्लाम के मानने वालों से कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मानना उनके प्रभाव में आकर कि भारतीय संस्कृति सनातन धर्म घटिया है, इसके विरोध में खड़ा होना चाहिए, इसको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, ये बात यादव समाज के लोगों के गले उतरती नहीं है। राजनीतिक सुविधा के लिए उन्होंने एक तरह का समझौता किया हुआ है और अब उस समझौते की भी मुझे लगता है मियाद धीरे धीरे खत्म होने जैसी लग रही है। ये प्रक्रिया कब पूरी होगी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसकी शुरुआत हो गई है। और इसकी शुरुआत जो है, जिस तरह से 11 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार चली है और 8 साल से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार चली है, उसके कारण जो समाज में बदलाव दिखा है, सरकारी योजनाओं का जो लाभ पूरे समाज को मिलता हुआ दिखा है बिना किसी भेदभाव के। न तो जाति का भेदभाव है, न धर्म मजहब के आधार पर भेदभाव है। उसका असर इस रूप में नहीं दिख रहा है कि उन्होंने अपनी राजनीतिक निष्ठा बदल ली है, लेकिन अपनी राजनीतिक निष्ठा को लेकर उनके मन में उस तरह का आत्मविश्वास नहीं है जो पहले था। तो ये बदलाव की शुरुआती सीढ़ी है। अगर आप समझें कि फिर कह रहा हूं कि ये बहुत जल्दी होने जा रहा है या निकट भविष्य में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो इससे समझ में आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना सब विरोध होने के बावजूद, इसके बावजूद कि मुलायम सिंह यादव ने अपनी सरकार के दौरान कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, आखिर मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण क्यों दिया? ऐसा तो है नहीं कि हमको आपको समझ में आता है और नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आता है कि यादव बीजेपी को वोट नहीं देने वाला, न देता है। वो भविष्य देख रहे थे, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा आकलन गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के आप कदम देखिए, वो जो निर्णय लेते हैं वो तात्कालिक ज़रूरत पर आधारित नहीं होते हैं।
तात्कालिक ज़रूरतों के आधार पर भी निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन उनके निर्णय दूरगामी ज़्यादा होते हैं। अब जैसे विषयांतर हो जाएगा, लेकिन आप याद कीजिए चीन से जब ये तनाव शुरू हुआ अभी 2020 में लद्दाख में, तब जो फैसला हुआ 5G को लेकर और मिलिट्री हार्डवेयर के बारे में आत्मनिर्भरता का, उसकी गति बढ़ाने का, उसका नतीजा आज दिखाई दे रहा है। तो अगर उस समय शुरू नहीं किया होता तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो सफलता मिली है वो न मिलती, या कम से कम इतने बड़े पैमाने पर न मिलती, इस तरह से न मिलती कि पूरी दुनिया चकित रह जाती। तो ये जो सामाजिक परिवर्तन की मैं बात कर रहा हूँ, ये अभी अपने बहुत शुरुआती दौर में है, शैशव काल में है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के लिए ये खतरे की घंटी है। अब ये घंटी की आवाज़ उनके कानों तक पहुँचती है कि नहीं, ये वो सोचें। लेकिन ये आपको कह रहा हूँ, दो चीज़ों पर नज़र रखिए। एक, इस साल के आखिर में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और उसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने वाला है। बिहार और उत्तर प्रदेश में, दोनों राज्यों में मेरी जितनी राजनीतिक समझ है उसके हिसाब से आरजेडी या समाजवादी पार्टी के सत्ता में लौटने की संभावना लगभग नहीं है। हालांकि चुनाव के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहिए, चमत्कार भी होते हैं, जिसकी उम्मीद करते हैं हम, जिसका आकलन करते हैं कि ऐसा होगा, वो नहीं होता, उसका उल्टा भी हो जाता है। लेकिन फिर भी जब ये बात कही जाती है, जब भी अनुमान लगाया जाता है, तो वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर लगाया जाता है। आज हमको आपको किसी को मालूम नहीं है कि जिस दिन मतदान होगा या मतदान से 3 दिन 7 दिन 10 दिन पहले क्या राजनीतिक परिस्थिति होगी, क्या सामाजिक परिस्थिति होगी, क्या मुद्दे होंगे। हम जो अनुमान लगाते हैं, आकलन करते हैं, वो आज की परिस्थितियों के अनुसार करते हैं। तो आज की परिस्थितियों के अनुसार मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश और बिहार में अखिलेश यादव के फिर से और तेजस्वी यादव के पहली बार मुख्यमंत्री बनने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। और अगर ऐसा होता है, ये बड़ी बात नहीं है, चुनाव में हार जीत लगी रहती है। चुनाव में हार से किसी पार्टी का या किसी नेता का करियर ख़त्म नहीं होता है, उसकी राजनीति ख़त्म नहीं होती है, पार्टी ख़त्म नहीं होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो अगर 2027 में समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर रह जाती है तो अखिलेश यादव के लिए 15 साल विपक्ष में रहने के बाद अगले 5 साल अपनी पार्टी को चलाना और अपनी पार्टी को प्रासंगिक बनाए रखना राजनीतिक रूप से बहुत कठिन हो जाएगा। आज जितना है उससे कई गुना ज़्यादा हो जाएगा। वही हाल होगा तेजस्वी यादव का। 2020 में उनसे बड़ी उम्मीद थी, उनकी ओर लोग उम्मीद की नज़र से देख रहे थे, लग रहा था कि वो परिवर्तन की राजनीति लेकर आएंगे। लेकिन उसके बाद से उनकी जो राजनीति रही, उससे लोगों को समझ में आया कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो लालू प्रसाद यादव का जो जंगल राज था उससे स्थिति बेहतर नहीं होने वाली, उससे खराब ही हो सकती है। तो इसलिए इन दोनों पार्टियों के नेताओं के लिए मेरा मानना है कि एक खतरे की घंटी बज रही है, और ये खतरे की घंटी बजा रहे हैं उन्हीं के समाज के लोग। उनके अंदर जो बेचैनी है, हो सकता है कि आने वाले 6 महीने साल भर में ख़त्म हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो और ज़्यादा बढ़ जाए। वो अपना जो वर्तमान फैसला है, अपनी जो अभी की राजनीतिक जो उनकी सोच है, हो सकता है उसमें बदलाव आ जाए। लेकिन ऐसा समय तो आ ही गया है कि एक पुनर्विचार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वो पूरी तरह से किसी एक पक्ष में जाएगी, यानी कि जो उनका अभी पक्ष है उसके विपरीत जाएगी, या जहाँ पर हैं वहाँ और मजबूती से जुड़ जाएंगे, ये किसी को मालूम नहीं है। लेकिन इतना तो निश्चित है कि यथास्थिति नहीं रहने वाली है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।